हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स। और आज की वीडियो श्रृंखला में हम देखेंगे और जानेंगे सीओपीडी। तो सीओपीडी का क्या फुल फॉर्म है? तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये क्या है, उसका क्या है साइन एंड सिम्टम्स, उसको कौन से कॉज से होता है, कौन सी एज के होता है, और इसकी क्या होम मेडिसिन है, और इसके लिए क्या एक्यूप्रेशर के कौन से पॉइंट से आप थोड़ा रिलीज कर सकते हैं, और इसकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े सिटी में अभी इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है क्योंकि इको जो हमारा सिस्टम है इम्बैलेंस हो गया है। बड़े सिटी में लोग इतना आ गया है, व्हीकल की पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, पब्लिक का भी पॉपुलेशन बढ़ गया है। इसके लिए एनवायरनमेंट के लिए जो भी उनके रहने के लिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए जो झाड़ पौधे होते हैं उसको काट के लोग कंक्रीट जंगल बना दिया है। इसकी वजह से जो हमारी हवा साफ नहीं रहती है और हवा में इतना पॉइजन छोड़ता है तो हमारे को कई लंग्स के डिजीज हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि 8 से 10 व्यक्ति में देखो तो ये फेफड़े की बहुत बीमारी हो जाती है, किसको अस्थमा हो जाता है, किसको सर्दी का प्रॉब्लम रहता है, किसी को गले का प्रॉब्लम रहता है, किसी को कफ और अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है, एलर्जी ब्रोंकियल अस्थमा, किसी को लंग्स फाइब्रोसिस हो जाता है, लंग्स का कैंसर भी हो जाता है। ऐसे ही डिजीज आज डिस्कस करेंगे, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये डिजीज इतना खराब है कि इसमें आधुनिक साइंस में कोई दवा नहीं है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा जो हवा फेफड़े में जाती है और फेफड़े में छोटे छोटे एल्वियो होती है, ये एल्वियो इंटर एक्सचेंज करता है कि हमारा खून में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोच लेता है और बाहर हवा में से जो ऑक्सीजन लिया है वो ब्लड में छोड़ता है। ऐसी तरह हमारा ब्लड मैकेनिज्म होता है और ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है और हमारी जिंदगी चल रहा है। पर मित्रों, हमारी जो हवा में जहरीली हो तो शरीर हमारा धीरे धीरे इम्यूनिटी लॉस कर देता है। तो हमारा शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना चाहिए तो नहीं होता है और धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमको बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारा जो इंटेस्टिनल टिश्यू होता है, जो एक्सचेंज करने का जो सेल्स होता है, ये वीक पड़ जाता है। तो वो कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा नहीं ले सकते, तो उसको लेने के लिए दर्दी को लंबी लंबी सांस लेना पड़ता है। तो धीरे धीरे जो वो नर्वाइन सिस्टम भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से हमको सीओपीडी नाम का रोग हो जाता है। मित्रों, सीओपीडी 2 प्रकार के होते हैं, एक्यूट सीओपीडी एंड क्रॉनिक सीओपीडी। एक्यूट सीओपीडी कई बार होता है कि भाई हमको सर्दी हो गया, खांसी हो गया और सांस सो जाता है थोड़ा थोड़ा टाइम में और ठीक भी हो जाता है, तो इसको एक्यूट सीओपीडी बोलते हैं। एक्यूट सीओपीडी में दर्दी को मालूम नहीं पड़ता है तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो गया है। ये तो एलोपैथिक दवा में जाएगा, इसमें वो तो दवा आपको एंटीबायोटिक देगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा देगा, एंटी ब्रोंकोडायलेटर का पंप देगा और कई बार नहीं मिलता है तो लॉन्ग टर्म उसको स्टीरॉयड भी दिया जाता है। और पर ये उसका प्रॉपर इलाज नहीं है। ये जो लंबे तक रहेगा तो धीरे धीरे तुम्हारा जो सांस लेने का और इंटरैक्शन करने का जो इलास्टिसिटी है एल्वियोली की, वो धीरे धीरे वीक पड़ जाती है और तुम्हारा शरीर में ऑक्सीजन की खामी हो जाता है। तो इसके लिए दर्दी को बार बार खांसना पड़ता है और वीकनेस फील होता है। तो मित्रों, उसका क्या कॉज है सबसे पहले तो हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेगा कि जो हवा में पॉल्यूशन ज़्यादा है और हवा में सिलिकोसिस ज़्यादा प्रकार के होते हैं, पॉइजनस हवा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा होता है और वही एरिया में रहने से और गीच बस्ती में रहने से, पॉल्यूशन बढ़ने से ये सीओपीडी हो जाता है। तो एक तो जहरीली हवा सबसे पहले है। दूसरी कारण जो हम स्मोकिंग करते हैं, कई बार टोबैको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इसके लिए भी हो जाता है। तीसरी बार आपका कोई मेडिकेशन चलता हो और रेडिएशन कैंसर जन्य कोई रोग हो और आपने ज़्यादा रेडिएशन और कैंसर जन्य कोई दवा लिया होता है तो उसकी साइड इफेक्ट्स में भी आपको सीओपीडी हो जाता है।
थर्ड थिंग, आप कोई ऐसे एरिया में काम करते हो, सपोज आप कोई खेडूत हो और खेत काम करता है, तो खेती में ज़्यादातर सिलिका, छोटे छोटे सिलिका उड़ती है और नाक में जाता है, तो क्रॉनिक जाने से अंदर की एल्वियोले में वो एक जात का वो अंदर कंसोलिडिफाइड हो जाता है, स्टीफ हो जाता है। इसकी वजह से भी ये एक COPD होता है, उसको सिलिकोसिस बोलता है। इसी तरह कई बार आपने देखा होगा जो खान में काम करते हैं कोलसा की, और इसमें जो डस्ट उड़ती है, डस्ट की वजह से उसको मिलियनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ऐसा हो जाता है। TB की वजह से भी उसको होता है, उसको एंटी ट्यूबरकुलोस दवा लेने के बाद भी फेफड़े में काने पड़ जाते हैं एंड COPD हो जाता है, तो उसको कोलियोसिस बोलते हैं। तो ऐसे कोई ऑक्यूपेशन की वजह से भी COPD होता है। तभी COPD के क्या सिम्टम्स है, कौन सी एज में होता है? तो सबसे पहले COPD बच्चों में, मिडिल एज में एंड ओल्ड एज में होता है। मेल से ज़्यादा फीमेल में होता है डिजीज, और मिडिल एज में होता है। कई बार मिडिल एज में COPD का डिजीज का डायग्नोसिस हो जाता है, तो दर्दी को लाइफ लॉन्ग ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो उसको बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ता है। वो बिना ऑक्सीजन रह ही नहीं पाता है, उसको बार बार ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में रखना पड़ता है। जो ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए लाइफ का जोखिम बढ़ जाता है। तो इसके लिए जिंदगी भर उसको स्टीरॉयड जन्य दबाव एंड आपको ऑक्सीजन लेना पड़ता है। तो मित्रों, ये लेने से कौन से सिम्टम्स उत्पन्न होता है वो मैं आपको जनाता हूँ। सबसे पहले तो उसको ब्रीदिंग, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाता है। सेकेंड थिंग, दर्दी थोड़ा भी चलने में सांस फूल जाता है, चल नहीं पाता है और पसीना पसीना हो जाता है। थर्ड थिंग, उसको बहुत वीकनेस लगता है, तुरंत उसको उसके साथ ऑक्सीजन रहना पड़ता है। इवन तो हाउसवाइफ को COPD होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, घर काम नहीं कर सकती है, बाहर नहीं जा सकती है, तो उसके लिए COPD बहुत डिजीज, वेरी सीरियस डिजीज है, और लाइफ लॉन्ग उसको स्टीरॉयड जन्य और ऑक्सीजन जन्य कैरिंग करना पड़ता है। तो ये कई बार जेनेटिक वीकनेस की वजह से भी आपको COPD हो जाता है। आपका जो फैमिली के अंदर आपको क्रॉनिक एलर्जी ब्रोंकियल अस्थमा हो या अस्थमा या कार्डियक अस्थमा हो तो भी ये COPD हो जाता है। कई बार आपने कोई एलर्जन, कोई दवा लेते रहते हो और लॉन्ग टाइम आपको लंग्स, इंटेस्टिनल टिश्यू वीक पड़ जाता है, तो ये COPD हो जाता है। तो COPD वाले सबसे क्या करना चाहिए? तो मैं आपको सबसे पहले तो बोलता हूँ कि आपका जो स्मोक करते हैं और टोबैको कंज्यूम करते हैं वो धीरे धीरे कम कर दो। सेकंड थिंग, आपका जो भी वजन है, वजन और हाइट के मुताबिक 10 से 15% वजन कम कर दो। थर्ड थिंग, आप कपालभाति और प्राणायाम, योगा कीजिए, इसके वजह से तुम्हारा लंग्स की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो आपको प्राणायाम आपके लिए बहुत बहुत लाभदायी है। प्राणायाम में कपालभाति मत कीजिए, खाली अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, तो इसके वजह से भी आपका शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ता है। तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि कपालभाति मत कीजिए, अनुलोम विलोम सुबह दोपहर शाम को 1200 टाइम्स या आधा घंटे करो, तो आपका शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ता है। मित्रों, कोई खुराक में भी ऐसा होता है कि जिसमें हमारा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, तो इसके लिए खुराक में आप हल्दी है और जो हम जिंजर बोलते हैं और हनी, उसको एक एक चम्मच मिक्स करके गर्म पानी में मिक्स करके आप लिया करो, तो आपका लंग्स में कैरिंग कैपेसिटी बढ़ता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जो पीपल का झाड़ है, पीपल का जो छाल होती है, ये आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल के पान में से एक्सपोज होता है। अभी आयुर्वेदिक भी मानता है कि पीपल का कोई भी चीज़, उसका छाल लो, उसका पान लो, उसको पानी में उबाल के उसको छान लो, छान के एक बॉटल में भर दो और ये पानी पियो। इसमें कॉन्सेंट्रेट ऑक्सीजन होता है। तो आप जो सांस से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन लोगे, तो इसमें आपको धीरे धीरे 5-7%, 10% नेचुरल ऑक्सीजन मिल सकता है। सेकंड थिंग मित्रों, जो भी लेफी वेजिटेबल है, लेफी वेजिटेबल मीन पत्ते वाली जो सब्जी होती है, ग्रीन होती है, तो ग्रीनिश में भी कॉन्सेंट्रेट ऑक्सीजन होता है। तो ये भी ऑक्सीजन लेफिस का उसका सूप बनाइए, उसकी सब्जी बनाइए। तो ज़्यादा मात्रा में लोगे तो शरीर में से
आपको ऑक्सीजन मिलेगा। जो कॉन्सेंट्रेशन लेफिज है इसमें एक ऑक्सीजन होता ही है। आपने देखा होगा कि जो हमने पढ़ा होगा कि जो शरीर जो भी लेफिज होता है वो ग्रीनिश होता है, तो ग्रीनिश में क्या होता है, ऑक्सीजन आपले करने की एक इंटेंसिटी होता है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तो जो COPD पेशेंट जो सूप पिए हर रोज, पत्ते वाली सब्जी का सूप पिए तो अच्छा है। इसमें पालक है, मेथी है और जो भी पत्ते वाली है वो सब कुछ लेके आप उसका सूप बना के लो तो आपके लिए अच्छा है। तीसरा मित्रों, आप जो शरीर का जो स्किन है ये भी हमारा फेफड़ा जैसा काम करता है, तो शरीर को हर रोज रगड़ो। कपड़े जब भी स्नान करने जाओ तो कपड़े से बराबर साफ करो, क्योंकि शरीर के जो भी अंग है इसमें भी हवा शरीर को मिलता है, तो इससे भी हमारा शरीर का जो भी जरूरियात है ये भी जो सांस से अंदर नहीं जाती है, फेफड़े में एक जात का पैरालिसिस हो गया है, तो हम ऐसे तरह भी हमारा खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है। मित्रों, योगा में आपने आगे तो देखा है कि भाई कपालभाति नहीं कर सकते पर अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको 2 प्राणायाम बताता हूँ, ये प्राणायाम भी कीजिए। तो सबसे पहले शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम में क्या करने का है, जबान को ऐसे ही मोड़ने का है और धीरे धीरे अंदर खींचने का है। मुंह को बंद करके सांस नाक से निकालने का है। फिर से करो, नाक बंद करो और मुंह से लो और नाक से बाहर निकालो। ऐसे प्रक्रिया 10 से 15 बार करो तो आपको ऑक्सीजन बढ़ेगा। आपको लगेगा कि कैसा है ऑक्सीजन का टेस्ट। जब आप जीभ से खींचते हो तो जीभ में आपको एक मेटेलिक टेस्ट लगेगा। ये मेटेलिक टेस्ट क्या है कि ऑक्सीजन, जो वातावरण में ऑक्सीजन है ये मुंह से हम शक करते हैं तो अमुक मात्रा में ऑक्सीजन स्टमक थ्रू बड़ा हमारा शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। मित्रों, चौथी बात है दांत को बंद करके खींचिए और नाक से हवा बाहर काढ़िए, खींचिए और बाहर काढ़िए। तो मित्रों, ऐसे करने से भी हमारा शरीर में जो ऑक्सीजन को हम खाते हैं वो नाक से नहीं जाता है, ये हमारा जो इसोफेगस से स्टमक में होके भी हमको ये शरीर में एक नेचुरल ऑक्सीजन मिलता है। मित्रों, आपने कई बार कॉड लिवर ऑयल सुना होगा और फिश ऑयल भी अभी तो अमेरिका में मिलता है। तो कॉड लिवर ऑयल भी आधी चम्मच आप गर्म पानी में लीजिए तो हमारा जो ट्रैक होता है स्मूथर बन जाता है, तो इसमें से विटामिन D और फॉलिक एसिड बनता है, तो भी हमारा शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो मित्रों, ये आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप कॉड लिवर ऑयल या फिश ऑयल की कैप्सूल लीजिए और जो कॉड लिवर मिलता है तो आधा चम्मच कॉड लिवर ऑयल गर्म पानी में पीजिए। मित्रों, ओनली गर्म पानी पीने से भी आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। COPD वाले पेशेंट को बोलते हैं कि आप गर्म पानी पीजिए। और लास्ट में आप शुद्ध हवा में घूमिए। सुबह में अर्ली मॉर्निंग जब भी व्हीकल मूव कम होते हैं, अर्ली मॉर्निंग में खुले में आप सुबह सैर कीजिए तो आपका फेफड़ा अच्छा हो सकता है और आपको धीरे धीरे ऑक्सीजन आर्टिफिशियल लेना नहीं पड़ेगा। मित्रों, ये हमने बताया होम मेडिसिन। अभी हम थोड़ा पॉइंट ऐसा बताता है कि जो ये पॉइंट आप प्रेस करने से भी हमारा लंग्स में थोड़ा आराम मिलता है, ब्रेथलेसनेस कम हो जाता है, खांसी कम हो जाती है और हमारा शरीर में ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा कान है, तो कान की जो ये जो रिंग है, तो रिंग को आपको एक पॉइंट धीरे धीरे दबाने का है। तो एक पॉइंट दबाने से आपको एक पॉइंट पे पेन होएगा। देखो, ये पेन मेरे को ये थोड़ा भी पेन रहता है, इसलिए मतलब ऐसा नहीं है, पर कई बार कोल्ड एंड कफ रहता है तो ये पॉइंट को आप दबाइए, दोनों कान में दबाइए, ऐसे भी दबाते रहो। ये पॉइंट को आपको पेन फीलिंग होएगा, तो ये पेन फीलिंग वाला पॉइंट को आप प्रेस कीजिए, 10 टाइम प्रेशर कीजिए, उसको धीरे धीरे पफ पुश कीजिए आपका शरीर की, जैसे आपको पेन बहुत नहीं लगे। ऐसे करते रहो 15 बार, 20 बार, 30 बार, ऐसे सुबह दोपहर शाम को कीजिए। तो धीरे धीरे इसका जो लंग्स के साथ कनेक्टिविटीज जो नर्वाइन है वो टेंशन कम करता है और ऑक्सीजन की जो मात्रा एक नर्व से नहीं करता है, जैसे नंबर ऑफ न्यूरोफाइब्रोन्स होता है, तो इससे भी थोड़ा भी जो टेंशन रिलीज करता है। तो इसके लिए भी आपको
कफ की मात्रा और खांसी की मात्रा कम रहेगा तो शरीर में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बढ़ेगा। मित्रों, अभी हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। होम्योपैथिक में इतनी मास्टर ड्रग्स है, तो आप धीरे धीरे आप कस्टम होइए और ये दवा लेते रहो, साथ में आपकी भी दवा चलाओ। आपको लगे कि नहीं, आपको यू फील बेटर है, तो धीरे धीरे आप एलोपैथिक की दवा कम कर दीजिए और होम्योपैथिक दवा के ऊपर आइए। तो सबसे पहले उसकी दवा है फॉस्फोरस। तो मित्रों, फॉस्फोरस का जो लोग लंबे होते हैं, लंबी डोक होती है, उसको सांस रहता है और पहले से कफिंग का प्रॉब्लम होता है और कफ के कारण उसको नर्वाइन सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया है और दर्दी बोले कि पहले मेरे को जन्म से पहले टीबी हुआ है और मैं पहले से ही पतला हूँ, लंबा हूँ, थक जाता हूँ, सांस चढ़ जाती है, मेरे को सर्दी खांसी की बहुत शिकायत रहती है, थक जाता हूँ और धीरे धीरे ऐसे कंप्लेंट लंबा टाइम रहा है और बाद में मेरे को ये अस्थमा और सीओपीडी का प्रॉब्लम रहा है। तो ये नर्वाइन कंडक्शन इरेगुलर की वजह से जो सीओपीडी हुआ है उसको, तो इसको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। तो इसके लिए फॉस्फोरस 30 पोटेंसी आप सुबह दोपहर शाम को 2 से 3 महीने तक लिया करो, तो आपको धीरे धीरे जो आपको लगेगा नहीं ये इससे अच्छा है, तो ये दवा कंटिन्यूस कीजिए 2 से 3 महीने तक। सेकंड मेडिसिन है आर्सेनिकाल। मित्रों, आर्सेनिकाल ये आपको लगेगा कि इज अ डेडली पॉइजन है, तो हमारा होम्योपैथिक का सिद्धांत है जहर को मारे, इस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपने देखा होगा कि भाई पॉल्यूटेड सिटी में हम रहते हैं, सपोज दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, सब सिटी में भी, तो चाइना में भी, बेजिंग में भी इतना पॉल्यूशन है कि रहने के लिए वो सिटी नहीं मनाया जाता है। तो हमारा शरीर में जो पॉल्यूटेड हवा गई है और हमारा शरीर में पॉइजनस उत्पन्न किया है, तो उसको आर्सेनिकाल होम्योपैथिक दवा नेचुरली हमारा शरीर में जो गया है पॉल्यूटेड हवा उसको डिसॉल्व करता है, उसको एंटीडोट कर देता है। हमारा शरीर में एक इम्यूनिटी बूस्टर्स है। तो आप जब भी सीओपीडी और लंग्स के डिजीज में कोई सफर हो गए हो या अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया हो, तो आप आर्सेनिकाल 30 पोटेंसी या आर्सेनिकाल 200 पोटेंसी सुबह शाम, पहले 30 पोटेंसी से स्टार्ट कीजिए, आपको कोई एग्रावेशन नहीं आएगा, तो आप 200 पोटेंसी सुबह शाम लीजिए, तो आपका शरीर में जो पॉइजनस गया है, पॉल्यूटेड हवा गई है, तो ये बैलेंस कर देता है और आपका जो शरीर में बैलेंस करेगा तो आपको ऑक्सीजन मात्रा भी कुदरती ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, तो आपको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टीरॉयड जन्य दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, थर्ड दवा है इपिकेनम। कई बार हम पॉल्यूटेड हवा में जाते हैं तो हमारा श्वसन तंत्र ही सिकुड़ जाता है और हमको तुरंत ब्रीथलेसनेस हो जाता है, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाता है, खांसी आ जाता है, थक जाते हैं। तो आप फेरमफॉस 200 पोटेंसी सुबह शाम लेने से आपको ये प्रॉब्लम हो जाता है। मित्रों, जब सीओपीडी का प्रॉब्लम होता है और आपको ओनली ड्राई कफिंग ही रहे, अंदर से स्पुटम नहीं निकले, ओनली ड्राई कफ रहे, तो होम्योपैथिक में स्ट्रिक्टा पल्मोनेटा नाम की एक दवा है, उसका मदर टीचर फॉर्म में मिलता है। मैं आपको नीचे लिखूंगा सब दवा, आप उसको मार्केट में से लाके 10 ड्रॉप स्ट्रिक्टा पल्मोनेटा सुबह 2 पर शाम को लेने से आपकी जो सिकुड़ जाता है एलर्जी की वजह से तो ये दवा आपको बहुत कारगर काम करेगा। थोड़ा लंबे वक्त तक लेते रहने से आपको ये जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे जो सिकुड़ना हो जाता है इसकी वजह से आपको सीओपीडी हो जाता है, तो एक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन दूर करता है और आपको एयर प्रेशर ठीक कर देता है और ठीक हो सकता है। मित्रों, 5वीं दवा है फेरमफॉस। फेरमफॉस 6x दवा जो है ये आप 1-2 सालों तक लिया करो। फेरमफॉस में 6x पोटेंसी बायोकेमिकल लेने का, इससे ज़्यादा पोटेंसी मत लीजिए। फेरमफॉस में दर्दी को अशक्ति लगता है, खून की कमी हो जाता है, दर्दी को वीकनेस लगता है, बार बार सर्दी हो जाता है, अस्थमा का अटैक आ जाता है, तो ये दवा लेने से दर्दी को अच्छा हो जाता है। मित्रों, इसके साथ दर्दी को ये चरी पाटने का है, एक तो स्मोक नहीं करे, पॉल्यूटेड हवा में नहीं जाए, उसको ठंडा जो पीना है वो दूर करना पड़ेगा। फ्रूट में संतरा, द्राक्ष, केला, पीस का पानी, थम्स अप, रसना, गोल्ड आइसक्रीम, चॉकलेट, सॉस, जाम, दही, छाछ, तरबूज वाले जो पदार्थ है उसको दूर करें और रखे। खुराक में अंदर आप सूंठ, हल्दी, घी गोड़ का रोटी बना के ले सकते हैं, तो भी अच्छा हो सकता है। मित्रों, अभी आपने देखा होगा अभी पॉल्यूशन है तो लोग वो हवा साफ करने का मशीन रखता है,
पर आप बेटर है कि अभी ऐसे प्लांट है, आपने देखा होगा कई बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ गया है कि ये प्लांट में ये ठीक करने के लिए भी अच्छी दवा, अच्छा प्लांट है। तो सबसे पहले तुलसी, बराबर। सेकंड थिंग लेडीज फिंगर नाम के जो प्लांट है, मदर टंग करके, तो ये प्लांट भी ठीक कर सकता है। पाम है, पाम के छोड़ भी एक रूम में रखो तो ये आपका जो हवा है शुद्ध करने की इसमें कैपेसिटी होता है। तो ये पौधे मार्केट में मिलता है, सस्ता है। साथ के साथ होम्योपैथिक दवा कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। जो नहीं मिलता है तो आपका केस का सारा हिस्ट्री लेना पड़ता है। मेरे पास अभी COPD का लगभग 300 से 400 पेशेंट है। इसमें हमने 3-4 साल दवा लेने के बाद सब पेशेंट अच्छे हुए। हम पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, एलोपैथिक जैसे घबराते नहीं है। पेशेंट को बोलते हैं आप आपका ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन के मशीन के साथ होम्योपैथिक दवा कीजिए तो धीरे धीरे आपका ऑक्सीजन की मात्रा फिर से शरीर रिज्वाइन करता है। ये होम्योपैथिक दवा में सब मास्टर ड्रग्स है। आपको लगता है कि स्वीट बॉल्स क्या करेगा, पर ये स्वीट बॉल्स इज अ माइक्रो ऑर्गेनिक मेडिसिन है। आपका जो लंग्स का जो छोटे छोटे अंग में वो हमारा शरीर को इम्यूनिटी जैसा बूस्टिंग करता है और शरीर को रिज्वाइन करता है। मित्रों, COPD इनक्योरेबल डिजीज नहीं है। आप धीरज से, शांति से अच्छे होम्योपैथ को मदद लीजिए या आप खुद मेडिकेशन कीजिए। हमारी जरूरत हो तो हमारा सेंटर पर आके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपका ग्रुप में भी शेयर कीजिए कि जिसको COPD का जो पेशेंट है उसको हेल्प बनी रहेगा। मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो हमको शेयर कीजिए। हमारा बटन नीचे बताया हुआ है, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।